आइए बच्चों, आज हम अपने लंग्स की कैपेसिटी और उसके वॉल्यूम के बारे में जानते हैं। एक गाना नहीं आता, सांसों का क्या भरोसा, तो उन्हीं सांसों के पीछे हम जानते हैं बच्चों, जो हमारी कितना, हम कितनी हवा को ले रहे हैं, कितनी एयर को ले रहे हैं, कितनी एयर को छोड़ रहे हैं, उसका वॉल्यूम और कैपेसिटी के रूप में उसको अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं उसको। देखिए बच्चों, हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंतर्गत ये पल्मोनरी वॉल्यूम होता है। पल्मोनरी वॉल्यूम बच्चों, जैसे हम सांस ले रहे हैं, हम जब सांस लेते हैं एक नॉर्मल, हम आराम से बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं या मोबाइल को अपना चला रहे हैं, तो उसमें हम एक नॉर्मल सांस लेते हैं, नॉर्मल सांस छोड़ते हैं, जिसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टीवी टाइडल वॉल्यूम यानी टीवी उसको बोलते हैं। वो 500 ml होता है हमारा। 500 ml को हम एयर को ले रहे हैं, 500 ml एयर को हम छोड़ रहे हैं। उसके बाद और हम कभी कभी क्या, फोर्सफुल्ली जब हम उसको इनहेल करते हैं, हवा को और अंदर लेते हैं, तो हम उसको 2-2,500 से 3,000 तक ml एयर को और ले सकते हैं, जिसको हम IRV बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुल्ली कितना और हम दे सकते हैं, उसका वॉल्यूम कितना है, 2500 से 300 ml होता है। फिर ERV है। ERV मीन्स इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हम उसको फोर्सफुल्ली बाहर करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसको, उसका वॉल्यूम कितना होता है, 1000 से 1100 ml होता है। और एक बच्चों रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, ये RV है, रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। ये कभी भी इसको लंग्स निकालता नहीं, ये एयर कुछ न कुछ उसके अंदर हमेशा बनी रहती है, और अगर ये हवा निकल जाए तो एल्वेलाइज होंगे, उसके बिल्कुल पिचक जाएंगे और बेकार हो जाएंगे। इसलिए रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml हमेशा उसके अंदर रहता है। और ये जो पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी होती है बच्चों, जब कोई लंग्स में कोई प्रॉब्लम आती है, इसका एक स्पायरोमीटर होता है, जिसकी वजह से, जिससे इसको नापा जा सकता है। और टीवी हम अमूमन 1 मिनट में 12 से 16 बार जो है सांस लेते हैं। आप 1 मिनट में आप काउंट करिए, नॉर्मल वे में जो हम करते हैं, तो 12 से 16 बार जो है तक हम उसको सांस को लेते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, और एक बार में 500 करते हैं। देखिए, अगर उसको आपको निकालना हो, जैसे टीवी टाइडल वॉल्यूम हमारा कितना है, 500 है, ठीक, और रेस्पिरेटरी रेट कितना हमारा 12 से 16, अगर 12 बार ले रहे हैं तो 500 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना गया हमारा 6000। और जब इसका जो हम 16 बार लेंगे तो 500 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 8000। ये हमारा क्या है, ये 6000 से 6 से 8 लीटर हम इतना हवा को नॉर्मल वे में लेते हैं और छोड़ते हैं। आइए बच्चों, पल्मोनरी कैपेसिटी को हम देखते हैं। अभी तो हमने वॉल्यूम देखा, हमारी पल्मोनरी कैपेसिटी को, इसको कैसे निकालते हैं। देखिए, एक हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है, जिसको हम IC बोलते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी हम कितनी हवा को अंदर ले सकते हैं। ठीक है, वो हमारा एक टीवी है, जो हम जिसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, वो एक नॉर्मल वे में जो लेते रहते हैं। और IRV जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम थोड़ा सा और खींच के लेते हैं, इतना हम ले सकते हैं, ये हमारी कैपेसिटी कहला सकती है। टीवी प्लस IRV को मिला करके इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या हमारी है, इसमें टाइडल वॉल्यूम को जोड़ दिया प्लस ARV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हम थोड़ा सा फोर्स लगा करके हवा को निकाल सकते हैं, उसको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इसी बोलते हैं। VC क्या है हमारी, जो है वर्टिकल कैपेसिटी कितनी है लंग की। वर्टिकल कैपेसिटी में क्या होगा, हम जितना टीवी ले रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम हमारा है, प्लस ERV है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जो साधारण, उसमें हम ये कैपेसिटी कहलाता है, हमारी वर्टिकल कैपेसिटी है। और एक PLC होता है, टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, हमारी लंग की कितनी टोटल कैपेसिटी है, उसमें सारी चीज़ों को आप जोड़ देंगे, टाइडल वॉल्यूम जोड़ देंगे, ERV बोल देंगे, IRV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कभी भी, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, जो कभी भी लंग्स में नहीं निकलता, 1100 ml के आसपास जो होता है, ये हमारी टोटल लंग कैपेसिटी कहलाती है। ठीक, टोटल लंग PLC। एक और अगर आप WC वगैरह पढ़ेंगे तो इसमें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी करके कहलाता है TLC, लेकिन फिर ठीक है, रिस्पिरेशन है, TLC वर्ड यूज किया गया है। और एक फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, FRC जिसको बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसमें ERV है और प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम है।
इसका मीन्स क्या हुआ, रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो हमारे लंग में हवा बची रहती है, हम टीबी निकालते जाकर टीबी टाइडल वॉल्यूम को लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम को ही छोड़ते हैं, उसके बाद क्या बचता है, ईआरवी बचता है, रिजर्व वॉल्यूम बढ़ता है। इसको हम जो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाती है। ठीक, आगे आइए। ये देखिए हमने इसको लंग के माध्यम से बच्चों समझाया है। ठीक है, ये हमारा ये इतना हम जो 500 ml जो है ये हमारा टीबी कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम नहीं, जो कि हम साधारण रूप में यही इतना जो है लेते हैं। लेकिन जब फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा करके उसको रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो 2500 से 3000 ये ml ये है। ठीक है, और जो इस पर जो फोर्स लगा करके बाहर निकालते हैं उसका 1000 से 1100 है। ठीक, और रिजर्व वॉल्यूम यही 1100 से 1200 जो कि ये हमेशा लंग्स में बना रहता है। ये हमारा वॉल्यूम होगा, कैपेसिटी इधर हमें दर्शा दिए। देखिए ये टाइडल वॉल्यूम है और ये आईआरवी है, दोनों को मिला के हमारा आईसी होगा, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी होगी। ठीक है, और ये टाइडल वॉल्यूम है और ईआरवी, इनको जोड़ा तो हमारा क्या हुआ, ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गई, ये वाइकल कैपेसिटी हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये टोटल टीएलसी जिसको बोलते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी हो गई यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आईसी भी है उसमें, और ये पीवी भी है, ईआरवी भी है, और रेजिडुअल वॉल्यूम भी है। ठीक, ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हमारी कहलाती है, जो कि ये दोनों का टीटी को निकाल दिया, जो नॉर्मल सांस को निकाल दिया, और उसके बाद जो बचता है दिस वन ईआरवी प्लस आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको हम जो है एफआरसी भी बोलते हैं। एक फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब आइए बताओ एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है बच्चों? गैसेस का एक्सचेंज जब हम हवा को लेते हैं, अपने लंग के अंदर लेते हैं, तो लंग में छोटे छोटे वैल्यू लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम एल्वोलाई कहते हैं। ठीक है, ये एल्वोलाई में हवा जा करके भरती है, और एक तो एल्वोलाई और जो ब्लड की कैपिलरी होगी उसके बीच में गैस का डिफ्यूजन होगा, और दूसरा जब आर्टरी हमारी डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को ले करके जाएगी, टिश्यूज़ के पास जाएगी, चाहे वो लीवर का हो चाहे किडनी का हो, तो वहाँ पर भी इसका जो है, वहाँ पर भी जो ब्लड का और टिश्यू के बीच में ब्लड का एक्सचेंज होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकलते हैं। ठीक है, तो ये सब दोनों प्रक्रियाएं जो है ये बिल्कुल सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से होती है। सिंपल डिफ्यूजन में उसमें कोई बॉडी को एटीपी नहीं करना, खर्च करना है। एटीपी में जैसे अपन मार्केट में जाते हैं तो हम रुपया खर्च करते हैं, इससे बॉडी को भी कोई काम करना है तो वो एटीपी खर्च करती है। ठीक, इसको कुछ नहीं, एटीपी नहीं खर्च करना, नॉर्मल वे में अपना, और थोड़ा डिफ्यूजन के माध्यम से वो जो है होता रहेगा। इसको बच्चे 3 फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इसको, जो गैस का एक्सचेंज है 3 चीज़ें उसकी इफेक्ट करती है। एक तो हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मतलब हमारे ब्लड में जो है इसकी गैस की किसी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है। इसमें जो उसने आंकड़ा दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का जो है सॉल्युबिलिटी 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की तुलना में। तो जब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा जो है स्पीड से उसको एक्सचेंज होगा गैस का। और दूसरा है थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जो मैंने बताया डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एक बिटवीन ब्लड एंड एल्विलाई, दूसरा ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड तो सब में ही रहेगा, ब्लड और एल्विलाई, एल्विलाई मीन्स लंग, ब्लड और लंग के बीच में होगा, ब्लड और टिश्यू के बीच में होगा। तो इसमें जो थिकनेस होगी, अगर मेम्ब्रेन सपोज कर लो हमारी ज़्यादा मोटी हो गई तो क्या होगा, हमारा ब्लड जो है उसको उसमें एक्सचेंज करने में देर लगी। अगर जितनी थिन होगी, जितनी पतली होगी, उतनी इसका जो है डिफ्यूजन आसानी से हो जाएगा। और तीसरा प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या इसको बोलते हैं, इसे समझ लीजिए जैसे एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में हमारी बहुत सारी गैसें हैं, उसमें नाइट्रोजन है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन मेरे ख्याल संभवतः 70% होती है। तो इनका एक प्रेशर होता है, और उस प्रेशर में एक पर्टिकुलर गैस कितना प्रेशर देती है उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं, या प्रेशर ग्रेडियंट कहलाता है। कहीं उसका जो अलग अलग होता है, बाहर हवा में ऑक्सीजन का प्रेशर कुछ और है, लंग के अंदर गया कुछ और है, ब्लड के अंदर गया और है, ये प्रेशर ग्रेडियंट कहा जाता है। थोड़ा जो ग्रेडियंट में जो अंतर है, थोड़ा अलग अलग जगहों पे थोड़ा अंतर है, उसको ग्रेडियंट कहते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाता है। अब देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस क्या बेटा, जैसे इसको लिखते हैं PO2, ऑक्सीजन लिख दिया हमने, O2 लिख दिया, इसके पहले P लिख दिया, इधर कार्बन डाइऑक्साइड इससे पहले P लिख दिया, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो गया और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर कितना 760 mm ऑफ मरकरी होता है, जानते हैं आप। जो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर है वो 76 mm ऑफ मरकरी होता है। किसी का निकालना है आपको, जैसे ऑक्सीजन कितना हमने बताया 21% है, अब इसके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो 21
100 में 21, इसलिए 760 में 21/760 बराबर 159 mm ऑफ मरकरी होगा। सी कैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल सकते हैं, 0.3 करें इसको बटा 100 और गुणे उसमें 760, ये एटमॉस्फेयर का है ना, एटमॉस्फेरिक है, तो इस प्रकार से निकाला जा सकता है। देखिए वही चीज़ दिया गया है। हमारी रेस्पिरेटरी गैसें क्या है, एक ऑक्सीजन है, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसका एटमॉस्फेयर में कितना है इसका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का, पहले आप ऑक्सीजन पर आइए। इसका एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर कितना, 159 है। जब वहाँ से एल्वियोलाई में जाती है, एल्वियोलाई मतलब बहुत सारे वैल्यूलाइक स्ट्रक्चर में लंग में पाए जाते हैं, उसका 104 है। तो गैस क्या करती है, हमेशा फ्रॉम हाई टू लो चलती है, हाई टू लो, हाई प्रेशर जहाँ होगा उसका पार्शियल प्रेशर उस लो पार्शियल प्रेशर की ओर चलती है। यहाँ पर 159 है तो 104 पे आई, लंग्स में आई तो 104 होगा। अब चूंकि वहाँ पर इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाना है तो देखिए हम 95 है, यहाँ से जो है 95, ब्लड में कितना है 95, और उसके बाद जब टिश्यू में गया 40 हो गया। इसको बहुत इजीली डिफ्यूज कर जाता, कोई परेशानी नहीं। देखो एटमॉस्फेयर से गई यहाँ पर लंग में, ये हाई टू लो 104, फिर हाई टू लो और देन हाई टू लो, ठीक। अब आइए अब कार्बन डाइऑक्साइड को देख लेते हैं। जैसे कार्बन टिश्यू में मान लिया 45 है, ये ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब होता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड मीन्स जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से, तो ये आया ब्लड में आया, डीऑक्सीजन ब्लड में आया, और यहाँ से फिर जो है इसको लो में आया 40 में, और फिर उसके बाद यहाँ से लंग में, लंग से फिर जो है एटमॉस्फेयर में 0.3, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आइए थोड़ा बच्चों ये है अपना ये जो एल्वियोलाई होती है, जो हमारे लंग्स में बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर दिया गया है, केवल एक सिंपल है। देखिए यहाँ पर एयर आ रही है, एयर जा रही है, ये हमारी क्या है, एल्वियोलर कैविटी, ठीक। ये इसमें ये जो अंदर वाली ये जो लेयर है इसकी एल्वियोलाई की, इसको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की तो सिंगल सेल होती है, बहुत चपटी सी, बहुत पतली सी लाइनिंग है इसकी। अच्छा दूसरी लाइन कौन सी है, ये देखिए इसकी, ये एंडोथीसियम ऑफ ब्लड कैपिलरी की है। ये ब्लड में जो कैपिलरी है उसकी ये पूरा ब्लड है, ये ब्लड की कैपिलरी है, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं ब्लड की कैपिलरी है, ये ब्लड की कैपिलरी है। तो इसमें देखो ब्लड है, ये इसके अंदर सब आरबीसी वगैरह, आरबीसी इसके अंदर जो फ्लो करती है, प्लाज्मा है, और ये फॉर्म्ड एलिमेंट जिसको बोलते हैं, ये आरबीसी इसके अंदर जो है फ्लो कर रही है, ऑक्सीजन इसी से बाइंड करेगा, अभी आगे वाले हम इसको बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो है, और दोनों के बीच में जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट सबसेंट है दोनों के बीच में। ये दोनों की थिकनेस, ये इसकी लेयर एल्वेलाई की लेयर, और ये एंडोथीसियम लेयर इसकी कैपिलरी की, और बीच में जो बेसमेंट सबसेंस है इनकी 1 mm से भी पतली जो है ये लेयर होती है, इसलिए डिफ्यूजन में आसानी होती है, ठीक। आगे आइए। हाँ इसी बच्चों देखिए उसमें बताया गया है, बहुत इसमें ठीक अच्छा दिया गया है। आप जैसे एटमॉस्फेरिक ये एयर है अंदर आ रही है, और ये हवा बाहर को जा रही है, हवा अंदर को आ रही है। इसका थोड़ा सा पहले ऑक्सीजन को हम पकड़ते हैं। देखिए ऑक्सीजन आई, जब एल्वियोलाई और 59 है बाहर एटमॉस्फेयर में, ये जब इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 104 mm ऑफ मरकरी है, 105 इधर आने में कोई दिक्कत नहीं। फिर 104 से जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें उसका 40 हो जाता है, ठीक है। और 40 आप तो जानते होंगे, ये कैसी जो है, ये जो है हमारी आर्टरी है, लेकिन इसमें जो है शुद्ध रक्त आता है, ठीक है। सारी ये वेन है जिसमें हमारा शुद्ध रक्त आता है, इसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं। उसके बाद कहाँ आएगा ये राइट लेफ्ट एट्रियम आएगा, फिर उसके बाद लेफ्ट जो वेंट्रिकल में जाएगा, यहाँ से फिर पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू जो है, जिसको सिस्टेमिक आर्टरीज कहते हैं, शरीर के अलग अलग भागों में जाएगा। यहाँ देखिए पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना 95 है, ठीक। फ्रॉम ये 104 से 95 आने में कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ इसका जो है जब टिश्यू में आ जाता है, टिश्यू में पूरा डायग्राम इसमें नहीं आ पाया है, ये टिश्यू में आ जाता है, टिश्यू में 40 है, तो इसमें बहुत इजीली इसमें चला आता है। फिर यहाँ से ऑक्सीजन जो बनेगी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी शुद्ध रक्त है, इसमें जो है 45 है, इसमें 45 है। और फिर उसके बाद यहाँ से जाने में ये कहाँ से आता है, वेना कावा के थ्रू आएगा, इंटीरियर वेना कावा, पोस्टीरियर वेना कावा सब आती हैं, और राइट आर्किल में खुलती हैं, राइट आर्किल से फिर किस में आती हैं, राइट वेंट्रिकल में, और फिर इसको ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है लंग्स में चली जाती है। यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर 40 होता है, बाहर 0.3 हो जाता है,
नहीं होती है। ये बच्चों बड़ा महत्वपूर्ण होता है पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन। देखिए पल्मोनरी आर्टरी में हमारा क्या होता है, इसमें अशुद्ध खून रहता है और पल्मोनरी वेन में ये जो है शुद्ध खून रहता है। ठीक, ये सब जानते होंगे आप इसको। तो बच्चे ये रहा पूरा आपका, और कल मैं आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में बताऊंगा। ठीक बच्चों, आज इतना ही। ओके, थैंक यू।